Hello friends, welcome to my channel Learning Extension. So guys, let's move forward with part 3 of Sale of Goods Act 1930, that is transfer of ownership and delivery of goods. Now ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अब सेल ऑफ गुड्स जब होता है, गुड्स जब सेल होते हैं तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी हो जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम सेलर टू बायर. सो इट इज़ अ 3 स्टेज प्रोसेस कि प्रॉपर्टी पास हो रही है हमारे, या गुड्स डिलीवर हो रहे हैं एंड रिस्क भी पास ऑन हो गया है. जिसके पास प्रॉपर्टी है गुड्स की, ठीक है, जिसके पास गुड्स हैं हमारे, उसी के पास रिस्क है. दैट पर्सन विल बियर द रिस्क. कुछ भी लॉस या डैमेज होता है गुड्स में, दैट पर्सन ओनली विल बियर द लॉस ऑफ गुड्स. ओके, सो सपोज सेलर से बायर से प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर होती है, तो यानी कि सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, नाउ बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स. दैट मीन्स ऑल द रिस्क विल बी बोर्न बाय बायर ओनली. देखो, प्रॉपर्टी पास हुई. प्रॉपर्टी पास का मतलब क्या है कि ओनरशिप पास हो गई. ठीक है, अगर प्रॉपर्टी पास हो गई है बायर को, यानी कि हमारा रिस्क भी पास हो गया है, तो रिस्क इन्वॉल्व जो होगा वो बायर का रिस्क होगा. ठीक है, तो रिस्क विल बी ऑफ द बायर, ही, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. अब इसमें देखिए, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में हमारे कुछ रूल्स हैं जो कुछ गुड्स के रिगार्डिंग आते हैं, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, कुछ अनअसर्टेन गुड्स के रिगार्डिंग आते हैं, कुछ जो गुड्स हमने अप्रूवल बेसिस पे सेल किए हैं, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल. तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडेड टू पास. तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेंशन है, ठीक है, वेयर इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट कि सेल होगा स्पेसिफिक गुड्स का या सर्टेन गुड्स का, जब पार्टीज चाहेंगी देन दे विल बी ट्रांसफर. तो इसमें क्या होता है, स्टेजेस है इसके भी कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो, गुड्स को हमें डिलीवरेबल स्टेट में डालना है. गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तब होंगे जब सेलर कुछ प्राइस असर्टेन कर देगा. गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपको एक टीवी का एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदा है, वो शॉप पे टीवी खरीदने जाता है. ठीक है, अब वो शॉपकीपर को बोलता है कि तुम भाई होम डिलीवरी करा देना टीवी की. तो शॉपकीपर मान जाता है, तो टीवी जो है वो इमीडिएटली उसके पास पहुंच जाता है. ठीक है, पेमेंट, इट इज़ अ मटेरियल की पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, वो घर जाके भी पेमेंट ले सकता है. तो गुड्स यहाँ पे डिलीवरेबल स्टेट में है, एकदम से होम डिलीवरी हो जाएगी. ठीक है, एकदम से गुड्स पास हो जाएंगे. तो ये होते हैं गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट. गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, इसमें क्या होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स का. ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स बेचने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अब सेलर जो है उसे कुछ गुड्स में कुछ ऐसा करना है फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग देम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, मतलब कि वो एकदम रेडी टू डिलीवर नहीं है, उसे अभी कुछ उसमें काम करना पड़ेगा, देन इट विल बी इन द स्टेट टू इन अ स्टेट ऑफ डिलीवरेबल. ठीक है, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल वो चीज़ हमने कर दी है एंड बायर हैज नोटिस देयर. ठीक है, तो जब तक हम वो काम नहीं कर देंगे उस गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में करने का, तब तक गुड्स पास नहीं होंगे. अब थर्ड क्या है, गुड्स स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू अ सर्टेन प्राइस. यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल करने का स्पेसिफिक गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में, बट सेलर को क्या करना है, कुछ टेस्टिंग करनी है उस पर, या कुछ वे करना है, या मेजर करना है, या कुछ भी ऐसा करना है विद रेफरेंस टू द गुड्स, उसका प्राइस असर्टेन करने के लिए. ठीक है, उसका प्राइस निकालने के लिए. तो प्रॉपर्टी जब तक नहीं पास होगी, जब तक ये वाला काम नहीं हो जाएगा. ठीक है, until the seller is ascertain the price. Now, next is passing of uncertain goods. Passing of uncertain goods क्या होता है? Where there is a contract of sale of uncertain goods, property in the goods will not transfer to the buyer until and unless goods are ascertained. यानी कि contract of sale अगर हुआ है uncertain goods को सेल करने का, तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स जो है वो तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक गुड्स असर्टेन नहीं हो जाते. एंड अब रिगार्डिंग असर्टेन एंड अनअसर्टेन गुड्स एंड स्पेसिफिक गुड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स. ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं. फाइन, अब दो रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनअसर्टेन गुड्स. तो फर्स्ट क्या रूल है, गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन शुड बी इन डिलीवरेबल स्टेट. गुड्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, एंड डिलीवरी टू द कैरियर फॉर द ट्रांसमिशन. फाइन, तो फर्स्ट है ये हमारा कि सेल हो रहा है अनसर्टेन गुड्स का बाय डिस्क्रिप्शन. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, तो अब इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स का या फ्यूचर गुड्स का. गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए. ठीक है, अब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए. नेक्स्ट, गुड्स जो है वो अनकंडीशनल होने चाहिए. फाइन, appropriated to the contract either by delivery to the buyer or as agent. Next is appropriation जो है वो seller ने
बायर की एसेंट के से मांगी हो और बायर ने सेलर की एसेंट से करी हो, ठीक है। एप्रोप्रिएशन तभी होगी जब सेलर ने एसेंट बायर की एसेंट कर दी हो और बायर ने सेलर की। एसेंट जो है वो एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड दोनों हो सकती है या कोई भी एक हो सकती है। एसेंट में भी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन, पहले या बाद में कभी भी हम एसेंट अपनी दे सकते हैं। फाइन। अब आता है डिलीवरी टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन। इसमें क्या आता है, सेलर डिलीवर करता है गुड्स बायर को या करियर को, ठीक है, कैरियर को फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, उसको कोई डिस्पोजल का राइट नहीं होता। ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि उसने क्या किया है, सेलर ने बस बायर को गुड्स दे दिए हैं। अब वो कैसे दे दिए हैं, या तो उसने कैरियर को ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है, कैरियर के थ्रू करा है या बेली के थ्रू करा है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कि गुड्स जो है वो हमने डिलीवर कर दिए हैं बायर को। सेलर इज अंडर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। नाउ अब गुड्स एंड ऑन अप्रूवल में देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। बायर ने या तो अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, ठीक है, इसमें कब माना जाएगा कि प्रॉपर्टी बायर को पास हो गई है, जब बायर सिग्निफाइज हिज एक्सेप्टेंस और डज एनी अदर एक्ट। अगर बायर सिग्निफाई नहीं करता है अपनी एक्सेप्टेंस लेकिन गुड्स रखता है, गुड्स वो फिर भी रखता है और नोटिस ऑफ रिजेक्शन भी नहीं देता सेलर को, तो यही माना जाएगा कि उस प्रॉपर्टी पास हो गई है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, अगर टाइम फिक्स हुआ है फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स का, ठीक है, तो एक्सपायरेशन जब हो जाएगा उस टाइम का तब, और अगर टाइम फिक्स्ड हुआ है तो ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ रीजनेबल टाइम, ठीक है। अगर वैसे टाइम फिक्स है तो ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ रीजनेबल टाइम। फाइन। अगर टाइम फिक्स नहीं देखो, अगर टाइम फिक्स हुआ है तो जब टाइम फिक्स हो जाएगा तब होगा, बट अगर टाइम फिक्स नहीं हुआ है तो जब रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो वो माना जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है बायर डज समथिंग इक्विवेलेंट टू एक्सेप्ट। बायर कुछ ऐसा करता है जिससे ये पता चल जाता है कि ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, तो ये मान जाता है कि प्रॉपर्टी बायर को पास हो गई है। तो दीज आर ऑल कंडीशंस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। ओके, नाउ अब एक चीज और देख लीजिए कि अगर गुड्स डिलीवर्ड हो रहे हैं बाय पर्सन ऑन सेल और रिटर्न ऑन द टर्म्स की गुड्स जो है वो प्रॉपर्टी सेलर की रहेंगे तब तक। देखो, सेलर जब तक अपनी प्रॉपर्टी रखेगा, जब तक उसे कैश में पेमेंट नहीं मिल जाती, प्रॉपर्टी विल नॉट पास जब तक बायर कैश में पे नहीं कर देता। तो सेलर विल होल्ड द प्रॉपर्टी until he will receive the cash for that particular property, then only property will pass to the buyer. Okay. Next is reservation of right of disposal. ये सेक्शन बेसिकली क्यों था कि ये एक राइट सिक्योर करता है कि प्राइस पे जब तक नहीं होगा, ठीक है, तो प्राइस जब तक पे नहीं होगा प्रॉपर्टी विल नॉट पास, ठीक है। तो प्राइस अगर नहीं पे होगा प्रॉपर्टी भी पास नहीं होगी बायर, ठीक है। तो इसमें क्या था कि अगर गुड्स मान लीजिए शिफ्ट हुए हैं या डिलीवर्ड हुए हैं, ठीक है, और गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में थे, तो ये शिप हो चुके हैं ऑलरेडी, गुड सेलर के पास है, तो सेलर इज इन द पोजीशन दैट ही हैज अ राइट टू, ही इज रिजर्विंग अ राइट फॉर द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर सेलर बिल ड्रॉ करता है बायर पे, ठीक है, और उसको क्या भेजता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भेजता है वो टुगेदर विद बिल ऑफ लेडिंग, तो रेलवे रिसीट जो होगी, जो सिक्योर करेगी एक्सेप्टेंस या पेमेंट, तो बायर जो है वो रिटर्न करनी पड़ेगी उसे बिल ऑफ लेडिंग इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट और पे द बिल। यानी कि इसमें क्या होगा कि अगर सेलर ने कोई बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, बायर पे, अब उसने उसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेजा है टुगेदर विद बिल ऑफ लेडिंग, अगर बायर एक्सेप्ट कर रहा है गुड्स तो फाइन ना, बट अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किए कुछ, ठीक है, इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट या बिल नहीं पे करता है तो उसे बिल ऑफ लेडिंग भी रिटर्न करनी पड़ेगी। फाइन। एंड इफ ही रॉन्गफुली रिटेन्स द बिल ऑफ लेडिंग तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स जो है पास नहीं होगी उसमें, ठीक है, तो प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। चलिए इसे पढ़ लेते हैं एक बार। Where the seller reserves the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled, the property does not pass. In such a case, even if the goods are delivered to the buyer himself or to a carrier or whether bailey for transmission to the buyer does not acquire ownership until the conditions imposed by the seller are satisfied. Right? सेलर को पूरा राइट है, राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स का, जब तक कुछ कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं होती एंड प्रॉपर्टी भी पास नहीं होगी। अगर गुड्स शिफ्ट हुए हैं या व्हेन goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage by railway and by the bill of lading or railway receipts as the case may be, the goods are deliverable to the order of the seller or his agent, so seller is prima facie deemed to reserve the right of disposal. Fine. Next is where the seller of goods draws on the buyer for the price and transmits to the buyer the bill of exchange together with bill of lading as the case may be.
The railway receipt to secure acceptance or payment of the bill of exchange. The buyer is bound to return the bill of lading or the railway receipt. अगर वो ऑनर नहीं करता है bill of exchange, if he does not honor the bill of exchange, and if he wrongfully retains the bill of lading, the property does not pass to him. Fine. Okay, next is transfer of risk. अब transfer of risk में क्या होता है? As we all know, रिस्क बेसिकली एसोसिएट होता है प्रॉपर्टी के साथ. रिस्क इन प्रॉपर्टी गोज हैंड इन हैंड. जिसकी प्रॉपर्टी उसका रिस्क. ओके, सेलर ने बायर को प्रॉपर्टी सेल करी, बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, रिस्क भी बायर का होगा. जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी रिस्क भी ट्रांसफर नहीं होगा. ओके, अब देखिए, लेट मी रीड. रिस्क प्राइमा फेसी passes with the property. Risk and property goes hand in hand. The goods are at the risk of the party in whom the property is. Separation of risk from property. Generally, risk and property go together, but sometimes risk may be in one party and property in another. The section itself recognizes an instance of a case of this kind. Okay. Now, risk where goods are delivered at distant place. अब क्या होता है कि अगर रिस्क और प्रॉपर्टी सेपरेट हो सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन है ऐसा, तो अगर सेलर कहता है कि वो अपने ओन रिस्क पे गुड्स डिलीवर करेगा, तो बायर ने अगर कुछ और अग्री नहीं किया होता है तो इट विल बी द रिस्क ऑफ सेलर इटसेल्फ. फाइन. सो यहाँ पे क्या होता है? रिस्क फॉलोज ओनरशिप. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल. अब देखिए, ट्रांसफर ऑफ टाइटल में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल क्या है? अब देखिए, सेलर खाली वही गुड्स सोल्ड कर सकता है जिसका वो एब्सोल्यूट ओनर है. बट क्या होता है कि कई बार वो ऐसे भी गुड्स सोल्ड कर देता है जिसका वो ओनर है ही नहीं. अब क्वेश्चन ये आता है, जब वो ओनर नहीं है तो बायर की पोजीशन क्या होगी? जब सेलर भी ओनर नहीं है तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द बायर? तो बायर की भी सेम वही पोजीशन होगी जो ओनर की पोजीशन है. ठीक है, तो जनरल रूल यही है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज दैट द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर टू द बायर ऑफ गुड्स अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. मींस जो आपके पास नहीं है आप वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकते. नोबडी कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैज नॉट गॉट. तो ये एक रूल डिराइव्ड हुआ है नीमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट में. ठीक है, इसका मतलब है nobody can give what he himself has not got. That is, seller cannot transfer a better title than that of his own. If seller's title is defective तो buyer का title भी defective होगा. ओके, बट क्या है कि ये वाला रूल की वजह से क्या हुआ, जो इनोसेंट बायर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. ठीक है, इनोसेंट बायर्स को लॉस हुआ बिकॉज वो तो गुड फेथ में परचेज करते थे. उन्हें नहीं पता कि वो सामने वाला बंदा जो बेच रहा है वेदर ही इज हैविंग ट्रू टाइटल और नॉट, उसको नहीं पता. ओके, तो इस वाले उन लोगों को बचाने के लिए व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस क्या है इस रूल के? एक्सेप्शन रूल नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट. देखिए, फर्स्ट है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट. अब सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट ऑफ द गुड्स क्या है? अगर मर्केंटाइल एजेंट सेल करता है गुड्स, ठीक है, किस किस में? अगर उसके पास गुड्स पोजेशन में है ओनर की कंसेंट पे, अगर सेल उसने करी है व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, वो जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट कर रहा है एंड ही इज सेलिंग द गुड्स. और अगर बायर ने ये समझ के मतलब गुड फेथ में गुड्स परचेज किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हुआ है, तो ये माना जाए तो ये एक्सेप्शन लगेगी वहाँ पे, यानी कि बायर विल होल्ड अ गुड टाइटल. ओके, तो बायर, क्योंकि बायर ने गुड फेथ में गुड्स परचेज किए हैं, दैट इज वाई बायर विल होल्ड अ गुड टाइटल. नाउ अब नेक्स्ट आता है सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स. इसका मतलब क्या है? सपोज एक प्रॉपर्टी है, उसके 3 ओनर्स हैं, ए बी सी. फाइन. अब बी और सी की कंसेंट से ए ने प्रॉपर्टी का पोजेशन रखा हुआ है. ए जो है वो क्या करता है, वो चुपके से डी, कोई थर्ड पर्सन डी को, फोर्थ पर्सन डी को सैलरी वो बेच देता है, अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है. गुड. अब जो बायर है वो तो गुड फेथ में, यानी डी जो है वो गुड फेथ में परचेज करता है विदाउट नोटिसिंग दैट कि ए इज नॉट द अथॉरिटी टू सेल. ठीक है, उसको कोई अथॉरिटी नहीं है सेल करने की. तो अब क्या होगा, डी को गुड टाइटल मिलेगा प्रॉपर्टी का. ठीक है, तो ये एक और इसकी एक्सेप्शन है, सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स. अगर सेल हो रही है बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स देन ऑल्सो द बायर विल होल्ड अ गुड टाइटल. ओके, नेक्स्ट इज सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अब इसमें क्या होता है, अब गुड्स जो है वो उस बंदे के पोजेशन में है. ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का जो उसमें पार्ट आएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का वैसे तो जनरल मीनिंग ये होता है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अंडर कोअर्जन मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है और एक पार्टी उसे अवॉइड कर देती है. ठीक है, मेनली मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताऊंगी, बट जनरल मीनिंग इसका यही है. तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं. अब इसमें क्या है
If a buyer would acquire a good title to the goods sold to him by a seller who had obtained possession of the goods under a contract voidable on the ground of coercion, misrepresentation that the contract had not been rescinded until the time of the sale, ठीक है. सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसका. एक पर्सन है ए, उसने फॉल्सली एक डायमंड रिंग वाई से ऑब्टेन कर लिया, ठीक है. ठीक है, एक्स ने फॉल्सली एक डायमंड रिंग वाई से ऑब्टेन कर लिया. ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ वाई. बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड एक्स ने क्या किया, उसने चुपके से वो रिंग जेड को बेच दी. अब जेड तो जो था उसे नहीं पता था कि उसने फ्रॉडलेंट तरीके से वाई से रिंग परचेज करी थी. ओके, नाउ जेड को जो है वो गुड टाइटल मिलेगा और वाई जो है वो उससे रिकवर भी नहीं कर सकता रिंग even if the contract is subsequently set aside. Okay, so he cannot recover the ring and he will hold a good title. Okay, so the purchaser buyer will hold the good title. Okay, next is sale by one who has already sold the goods but continues in possession thereof. अब क्या हुआ इसमें, एक बंदा है ए, उसने बाइक खरीदी बी से, ठीक है. अब बी ने कहा कि मैं तुम्हें देता हूँ थोड़े, मैं तुम्हें डिलीवर करूंगा बाइक एक दिन के अंदर. अब इतने में क्या हुआ, बी ने एक थर्ड पर्सन सी को बाइक बेच दी हायर प्राइस पे, ठीक है, जिसने गुड फेथ में परचेज की कि उसे नहीं पता था कि उसकी ऑलरेडी डील हो रखी है ए से, राइट. विदाउट तो बट वो अब क्या होगा कि वो थर्ड पर्सन जो सी है ही विल होल्ड द गुड टाइटल, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल बाय वन हु इज ऑलरेडी, उसने ऑलरेडी गुड सोल्ड कर दिए हैं बट उसके बाद पोजीशन रखा हुआ है और उसने नहीं बताया थर्ड पर्सन को कि whether he has make previous sale or not. Okay. Next है sale by buyer obtaining possession before the property in the goods vested in him. अब इसमें क्या है देखें, where a buyer with the consent of the seller, ठीक है, जब बायर सेलर की कंसेंट से पोजेशन गुड्स का लेता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो उसको थर्ड पर्सन ठीक है, तो उसने सेल करी किसी थर्ड पर्सन को. अब वो थर्ड पर्सन जो है वो डिलीवरी ऑब्टेन करता है गुड फेथ में, उसे नहीं पता कि प्रीवियसली गुड्स का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है बेचने का, ठीक है. तो जो थर्ड पर्सन है ही विल होल्ड द गुड टाइटल, ठीक है, ही विल बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. अब इसका एग्जांपल है जैसे ए ने एक कार ली बी से इस कंडीशन पे कि ए उसको कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट पे करेगा, सपोज 2000 की, ठीक है, एज हायर चार्जेस विद एन ऑप्शन टू परचेज इट बाय पेमेंट ऑफ रुपीज 2,24,000 इंस्टॉलमेंट्स. 2 लाख रुपए देगा वो 24 इंस्टॉलमेंट्स में. अब फ्यू इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद ए ने क्या किया, वो कार किसी थर्ड पर्सन सी को बेच दी. अब जो बी है वो रिकवर कर सकता है कार सी से, सिंस ए ने ना ही कार खरीदी थी ना ही उसने अग्री किया था कि वो उसने कार बाय करी है. ही हैड ओनली एन ऑप्शन टू बाय द कार, ठीक है, उसके पास खाली कार बाय करने का ऑप्शन था. तो इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे उसने अग्री नहीं किया था कि वेदर ही विल बाय द कार और नॉट, ना ही उसने कुछ ये कहा था कि मैं कार खरीदूंगा, ना ही वो कार खरीद के लेके गया था, ठीक है. तो इस वजह से ये वाला केस में क्या होगा, ही विल नॉट होल्ड द गुड टाइटल. नेक्स्ट आता है अब इफेक्ट ऑफ एस्टोपल. इफेक्ट ऑफ एस्टोपल में क्या होता है, आप नोइंगली अपनी ओनरशिप छुपा रहे हो. सपोज कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल ऑफ गुड्स का दो लोगों के बीच में. अब वो जो फर्स्ट पर्सन जो सेल कर रहा है गुड्स, वो कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, मैं आपको ये गुड्स ये प्रॉपर्टी बेचूंगा, ठीक है. अब वो थर्ड पर्सन, बट एक्चुअल में ही इज नॉट द ओनर, थर्ड पर्सन वो ओनर है, उसके प्रेजेंस में ये बातें हो रही हैं एंड ही डिड नॉट डिनाई द फैक्ट कि तुम ओनर नहीं हो मैं ओनर हूँ, उसने नहीं किया, ठीक है. प्रॉपर्टी चली गई बी के पास, मतलब सेकंड पर्सन के पास जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था, और थर्ड पर्सन ने कुछ नहीं कहा. तो ये होता है इफेक्ट ऑफ एस्टोपल, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, ही विल होल्ड द good title of the property. Okay, he will be considered as the owner of the property. फिर आता है सेल बाय एन अनपेड सेलर. अब अगर अनपेड सेलर ने अपने एक्सरसाइज किया है राइट ऑफ लेन या स्टॉपेज एंड ट्रांजिट या रीसेल करता है गुड्स, तो बायर एक्वायर करता है गुड टाइटल अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, ठीक है. अनपेड सेलर होता है जिसने प्रॉपर्टी पास कर दी है बट ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी अमाउंट. फिर आता है आप सेल अंडर प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स. या तो सेल जो है वो किसी ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर ने कर दिया, कंपनी लिक्विडेट हो गई है, ठीक है, तो सेल हो गई है बाय एन ऑफिशियल रिसीवर. परचेजर ऑफ गुड्स फ्रॉम फाइंडर ऑफ गुड्स. अब परचेज करनी है गुड्स अपने फाइंडर ऑफ गुड्स से, उसको क्या होता है कि उसको गुड्स होल्ड करने होते हैं, बट कुछ केसेस में ही कैन सेल द गुड्स. जैसे गुड्स अगर पैरिशेबल नेचर के हैं तो ही कैन सेल द गुड्स. ओके. सेल बाय पॉनी, अगर पॉनी ने सेल कर दिया है तो भी
ये माना जाएगा कि बायर विल होल्ड द गुड टाइटल, ठीक है। अगर वो परचेज करेगा पॉन्डी से तो बायर विल होल्ड द गुड टाइटल। Now next is performance of contract of sale। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? देखिए, जो भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, ठीक है, तो दो पार्टीज होंगी, दोनों पार्टीज की अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस होती है, अपनी अपनी ड्यूटीज होती है परफॉर्म करने की, क्योंकि सेलर को गुड्स देने हैं और पास करने हैं बायर को, बायर हैव टू पे द प्राइस। अब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसमें कंडीशंस होती है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी अपनी अपनी कंडीशंस वो करती है कि कैसे हमें डिलीवरी लेनी है, कैसे हमें प्राइस पेमेंट करना है, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में लेनी है या एक साथ लेनी है, प्राइस एडवांस में पे करना है या इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, तो आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सारे रूल्स लगते हैं उसमें, ठीक। अब यहाँ क्या है, कुछ सेलर की ड्यूटीज होती है, कुछ बायर की ड्यूटी है। सेलर की ड्यूटी होती है कि वो डिलीवर करे गुड्स, और बायर की होती है कि वो एक्सेप्ट करे और पे करे इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्ट्रेंट कंडीशंस। व्हाट डज इट मीन कि पेमेंट एंड डिलीवरी साइमल्टेनियस होती है, ठीक है। जब तक कुछ नहीं ऐसा मेंशन है तो सेलर शेल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन ऑफ द गुड टू द बायर। सेलर पोजेशन देगा बायर को इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। दे आर साइमल्टेनियस, डिलीवरी होगी, प्राइस का पेमेंट होगा, और बायर जो है वो रेडी होना चाहिए, विलिंग टू पे द प्राइस इन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। ओके, तो सेलर हैव, ओके। नाउ अब कुछ रूल्स हैं एज टू डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब हमको पता है कि वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है गुड्स का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। हमने लास्ट क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी है, व्हाट इज़ डिलीवरी। टाइप्स ऑफ डिलीवरी, 3 टाइप्स की हमारी डिलीवरी होती थी, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, राइट। नाउ अब हमारे पास आती है रूल्स एज टू डिलीवरी। रूल्स में क्या है, फर्स्ट आता है पार्ट डिलीवरी। अब पार्ट डिलीवरी में क्या होता है कि डिलीवरी पार्ट डिलीवरी होगी या पूरा सामान डिलीवर होगा, ये डिसाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट में, एंड इट डिपेंड्स ऑन, टोटली डिपेंड्स ऑन द पार्टीज, ठीक है, जो सेल और परचेज कर रही हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है इस प्रोविजन का, ये इफेक्ट है कि अगर डिलीवरी पार्ट गुड्स की हो रही है, बट इस प्रॉमिस से कि आपका होल आगे का जो बाकी का बचा हुआ लॉट है वो भी डिलीवर होगा, ठीक है, देन गुड्स, तो उसको माना जाएगा कि डिलीवरी पूरे गुड्स की हो रही है, मतलब होल डिलीवरी हो रही है। बट अगर ऐसा होता है कि पार्ट ऑफ द गुड्स डिलीवर हो जाते हैं विद द इंटेंशन ऑफ सिवियरिंग इट फ्रॉम द होल, ठीक है, मतलब कि यानी क्या हुआ कि जो पूरा हमारे गुड्स थे में डिलीवर होने थे उसमें से सेपरेट करके सिर्फ पार्ट डिलीवर होगा, बाकी बचा हुआ पार्ट डिलीवर नहीं होगा, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिलीवरी ऑफ द होल गुड्स, ठीक है, उसे हम डिलीवरी ऑफ द होल गुड्स नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, सेलर और बायर के बीच में कि ही विल, चाहे एक्सप्रेस्ड हो या इम्प्लाइड हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आई विल गिव यू द गुड्स, ठीक है, और आप प्राइस पे करना। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बट ये ड्यूटी बायर की है कि ही विल अप्लाई फॉर डिलीवरी, ही विल आस्क फॉर डिलीवरी फ्रॉम द सेलर। सेलर अपने आप से डिलीवरी नहीं करेगा, ठीक है, बायर को कहना पड़ेगा कि आपको सामान डिलीवर करना है, फाइन। प्लेस ऑफ डिलीवरी, नाउ प्लेस ऑफ डिलीवरी में क्या होता है, प्लेस ऑफ डिलीवरी में क्या है कि बायर को कहाँ पे पोजेशन लेना है गुड्स का, ठीक है, या सेलर कहाँ पे भेजेगा गुड्स को। तो अगर अग्रीमेंट टू सेल होता है, अग्रीमेंट टू सेल होगा फ्यूचर डेट में, क्योंकि उस टाइम डेट गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो गुड्स कहाँ पे डिलीवर होंगे, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस होते हैं, फाइन। और अगर नॉर्मल हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है तो वो डिलीवर्ड होंगे जहाँ पे एट द टाइम ऑफ सेल, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था, ठीक है, एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल, ओके, दैट इज प्लेस ऑफ डिलीवरी। नाउ टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, अब टाइम ऑफ डिलीवरी में क्या होता है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ होता है, ठीक है, तो सेलर में बाउंड होता है कि वो गुड्स बायर को डिलीवर करेगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है या टाइम फिक्स नहीं है डिलीवर का, तो ही विल सेंड द गुड्स टू बायर एट सम रीजनेबल टाइम, ठीक है, विद इन अ रीजनेबल टाइम ही हैव टू मेक द डिलीवरी, फाइन। नाउ गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। अब गुड्स अगर सेल के टाइम पे पोजेशन में है थर्ड पार्टी के पोजेशन में, तो वो डिलीवरी जब तक नहीं मानी जाएगी जब तक थर्ड पर्सन एक्नॉलेज नहीं कर देता बायर को दैट ही इज होल्डिंग द गुड इन हिज बिहाफ, प्रोवाइडेड कुछ और हमने कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हमने इशू नहीं किया, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी को, बायर को एक्नॉलेज करना है दैट ही इज होल्डिंग द गुड्स इन हिज बिहाफ, हम मान लेंगे कि डिलीवरी बायर को हो चुकी है। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, इसमें क्या होता है कि अब टेंडर ऑफ डिलीवरी जो है वो तभी अगर इनफेक्चुअल हो जाती है अगर वो रीजनेबल अर्निंग नहीं होती है, ठीक है। टाइम ऑफ फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी में ये होता है कि अगर
सपोज बायर ने सेलर को बोला है कि तुम अभी गुड्स रखो, अब गुड्स वो रखेगा बट वो किसी पर्टिकुलर टाइम तक ही रखेगा, मतलब बोलेगा कि उसने बायर ने बोला कि भाई मैं जब तुम्हें बताऊंगा तब तुम डिलीवर कर देना गुड्स, ठीक है, बट ही विल होल्ड द गुड्स अपने पास कुछ टाइम तक ही रखेगा और फिर वो रीजनेबल टाइम के बाद एक डिलीवरी करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कर देता है और बायर मना कर देता है डिलीवरी लेने से, तो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं कर सकता है बायर। ओके, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी में क्या होता है, एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो बॉर्न करता है सेलर, ठीक है, अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है इसके अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टी, तो ऑल द एक्सपेंसेस जो कि इंसिडेंटल होते इंसिडेंटल होंगे पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट विल बी बॉर्न बाय सेलर। फाइन, अब होता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अब देखिए रॉन्ग क्वांटिटी में तीन चीज़ें हैं, अगर तो सेलर ने डिलीवर कर दी लेस क्वांटिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे कम क्वांटिटी सेलर ने डिलीवर करी है, तो बायर के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो रिजेक्ट कर दे या वो एक्सेप्ट कर दे, एक्सेप्ट कर ले गुड्स जो उसको मिले हैं और पे कर दे उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट रेट पे प्राइस, ठीक है, अगर एक्सेप्ट करेगा तो पे कर दे कॉन्ट्रैक्ट रेट में। दूसरा ऑप्शन, दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर सेलर ने ज़्यादा क्वांटिटी डिलीवर कर दी है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे ज़्यादा, तो बायर या तो एक्सेप्ट कर ले गुड्स इंक्लूड इन द कॉन्ट्रैक्ट या बाकी गुड्स रिजेक्ट कर दे, और वो क्या कर सकता है, वो सारा गुड्स रिजेक्ट कर सकता है, बट अगर वो एक्सेप्ट करता है सारे गुड्स जो उसे डिलीवर्ड हुए हैं तो ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या आती है, अगर सेलर क्या करता है, डिलीवर करता है बायर को वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिसाइड किए थे वो, और उसे मिक्स कर देता है विद गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं इंक्लूडेड था, तो क्या करेगा, बायर एक्सेप्ट कर सकता है गुड्स विच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, और वो रिजेक्ट भी कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है और वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज क्या होती है, अगर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मेंशन नहीं है तो बायर बाउंड नहीं है कि वो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी एक्सेप्ट करे, ठीक है। राइट्स एंड लायबिलिटीज डिलीवरी के केस में बाय इंस्टॉलमेंट्स एंड जैसे भी पेमेंट होगी वो पार्टीज अपने आप ही डिसाइड करती है, ठीक है, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। डिलीवरी टू करियर, अब अगर करियर को डिलीवरी होती है, कैरियर को डिलीवरी होती है, तो क्या कैरियर को डिलीवरी होगी, इसका मतलब है ये माना जाता है कि दिस इज अ डिलीवरी ऑन बिहाफ ऑफ बायर, ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ बायर, तो ये माना जाएगा कि बायर को डिलीवरी हो गई। डिट्रोयरेशन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, अगर गुड्स डिलीवर्ड हुए कोई किसी दूर जगह, ठीक है, तो लायबिलिटी जो डिट्रोयरेशन की होती है वो इंसिडेंटल होती है टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, वो बायर की होगी, दो सेलर ने एग्री करता है कि वो अपने रिस्क पे डिलीवर करेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज ए ने बी को कुछ आयरन रॉड्स सेल करी जो कि एक प्रॉपर एक वेसल होता है उनका, उसमें जाती है। अब क्या हुआ, रास्ते में जाते जाते बहुत टाइम लग गया तो वो उसमें जंग लग गई, रस्ट हो गया, ठीक है। अब जो रस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, उससे कोई उसकी मर्चेंटेबल थिंग उसकी क्वालिटी अफेक्ट नहीं हुई थी, ठीक है। तो क्या हुआ, जो बी था बायर था उसने कहा कि मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो बट ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स क्योंकि दैट डिट्रोएशन इज नॉट वाज नॉट इंसिडेंटल टू इट्स ट्रांसमिशन। ओके, अब लास्ट है बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। बायर के क्या राइट होते हैं एग्जामिन करने के लिए गुड्स को, बायर के राइट होते हैं जब गुड्स डिलीवर हुए बायर को, ठीक है, जो कि प्रीवियसली एग्जामिन्ड हो चुके हैं, बट ही इज एंटाइटेबल रीजनेबल, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो गुड्स एग्जामिन करे, ठीक है। अगर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, सेलर बाउंड है तो कि वो एग्जामिन करने दे बायर को जो भी गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, फाइन। नाउ रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसमें क्या आता है, देखो कैसे हम मानेंगे कि डिलीवरी ऑफ गुड्स एक्सेप्ट होगी, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या बायर जो है वो इंटीमेट करेगा सेलर को कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, बायर बताएगा सेलर को कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ करेगा जो पता चलेगी कि इज़ द ओनरशिप ऑफ द सेलर, ओनरशिप है वो, ठीक है, ओनरशिप उसके पास है गुड्स की, या वो रिटेन कर रहा है गुड्स तब तक अपने पास रिटेन कर रहा है जब टाइम एक्चुअल टाइम जो है वो लैप्स हो गया है और उसने बताया भी नहीं है सेलर को दैट ही हैज़ रिजेक्टेड द गुड्स, ओके, ही इज़ रिटेनिंग द गुड्स। तो दीज आर द थ्री कंडीशंस जहाँ पे ये होता है कि हम मानते हैं एक्सेप्टेंस हो गई है बायर की। ना बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, अगर बायर ने कोई गुड्स रिजेक्ट कर दी है, ऑल्दो उसे इंटीमेट करना चाहिए सेलर को कि उसकी इंटेंशन है ऐसे रिजेक्ट करने की, बट दैट्स इट, उससे ज़्यादा उसे और कुछ नहीं बताना है, ही इज़ नॉट बाउंड टू रिटर्न द गुड्स टू द सेलर, ओके, ही इज़ नॉट बाउंड।
देन लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब अगर बायर जो है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसने अपने गुड्स नहीं लिए रीजनेबल टाइम के अंदर, अब सेलर जो है वो उसे चार्ज करेगा, वेयर हाउस में रख रहा होगा, उसको रिमूव करने के लिए भी उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो सेलर जो है वो ये बायर से चार्ज करेगा वेयर हाउस की फीस। अगर उसको रिमूव करना है वेयर हाउस से तो वो पैसे वो बायर से लेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी डिले हुआ है वो बायर की वजह से हुआ है। बट द बायर्स, लेकिन जो बायर ने नेग्लेक्ट किया है ये डिलीवरी ऑफ गुड्स, इससे कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होगा, ठीक है, इट विल नॉट बी द एंड। So guys, this is all for part third. Very soon I'll be uploading the last part of Sale of Goods Act 1930. So stay tuned with me for the next part. And yes, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a good day.